उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कस्टमर लिस्ट का। यहाँ पर आप उन लोगों का डाटा फेसबुक को दे रहे हैं कि जिन लोगों को आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ डिजिटली जिनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, फेसबुक के ऊपर नहीं आए, वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आए। लेट से आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब आपके रेस्टोरेंट के ऊपर लोग आए, खाना खा के चले गए, या आपके पास एक डाटा मौजूद है कि लास्ट 1 ईयर के अंदर जितने लोग आपके पास आए उन सब के ईमेल्स आपके पास मौजूद हैं, उन सब के फ़ोन नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, उन लोगों ने कितने पैसे स्पेंड किए हैं आपके रेस्टोरेंट के ऊपर वो आपके पास मौजूद है, उनकी एज आपके पास मौजूद है, डेट ऑफ बर्थ मौजूद हो सकती है, सिटी आपके पास मौजूद होगा, जेंडर आपके पास मौजूद होगा, उनका नाम आपके पास मौजूद होगा। ये सारा डाटा आपके रेस्टोरेंट के ऊपर उन लोगों का है जिन्होंने आके खाना खाया है। इसका फेसबुक से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस डाटे को यहाँ पर एज अ कस्टमर लिस्ट फेसबुक को दे सकते हैं, कि फिर जिसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक क्या करेगी, ये आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो लिस्ट आपने दी है, लेट से आपने 100 लोगों की लिस्ट फेसबुक को यहाँ पे दी है कि ये मेरे कस्टमर्स थे और इन्होंने इतना इतना पैसा खर्च किया मेरे बिजनेस पे। तो अब फेसबुक उन लोगों को लोकेट करेगी फेसबुक के ऊपर, उनकी उनके अकाउंट्स को ढूंढेगी, फेसबुक अकाउंट्स को, और फिर उनको एक ग्रुप बना के अलग कर देगी कि ये वो लोग हैं फेसबुक के ऊपर जो फेसबुक को मिले हैं आपके डाटा की बेसिस के ऊपर, जो आप यहाँ पर शीट की सूरत में उसको दे रहे हैं। तो फिर आप उनके जैसे और लोगों को ढूंढ के अपना ऐड उन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लेट से आपके पास ये एक डिश है, चिली प्रॉन्स, ठीक है। अब आपने देखा यार ये जो मेरी डिश है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा सेल्स चाहिए, मैं चाहता हूँ जब लोग मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आए तो ये सबसे ज़्यादा ऑर्डर करें। तो आप यहाँ पर वो लोग के जिन्होंने इस डिश को ऑर्डर किया हुआ है उनकी एक कस्टमर लिस्ट बनाकर फेसबुक को देते हैं। फिर फेसबुक के ऊपर आप उन लोगों की लुकलाइक बना लेते हैं, जो हम आगे भी देखेंगे लुकलाइक ऑडियंस में, और फिर उन लोगों को अपना ऐड दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब जो आपके पास आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग आएंगे, यहाँ पर बहुत हाई हाई चांसेस होंगे कि वो आपकी वही डिश ऑर्डर करें कि जो डिश के ऊपर आप अपने लुकलाइक बना के उनको एड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि फेसबुक आपसे कहती है कि ईमेल दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, मोबाइल आईडी देते हैं फेसबुक, ऐप यूज़र आईडी देते हैं, पेज यूज़र आईडी देते हैं, फर्स्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे फेसबुक मांग रही है। लेकिन आप यहाँ पर अगर सिर्फ उसको ईमेल दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, सिटी दे दें, कंट्री बता दें, जेंडर बता दें, कस्टमर की वैल्यू बता दें, तो भी आपका काम हो जाएगा और फेसबुक उनको आइडेंटिफाई कर लेगी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ये कौन लोग थे। तो यहाँ पर कस्टमर लिस्ट को अपलोड करने के लिए सिंपली आप जब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर फॉर्मेटिंग हुई हुई है, जैसे यहाँ पर ये टेम्पलेट है, इसके ऊपर फॉर्मेट हुआ हुआ है कि यहाँ ईमेल है, फर्स्ट नेम FN लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम को यहाँ फर्स्ट नेम नहीं लिख सकते, सिटी को C और T से यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो ये इसका एक फॉर्मेट है, इसी के ऊपर आप इसको लिस्ट देंगे। अब जैसे मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर हमजा आया था, फर्स्ट नेम हमजा था, लास्ट नेम अली था, सिटी कराची था उसका, कंट्री पाकिस्तान था, ठीक है, जेंडर ये था, एज ये थी, उसने 5,000 रुपये खर्च किए, और मैंने उसका डाटा यहाँ पर फेसबुक के पास अपलोड कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ डाटा इसका, अब यहाँ पे फेसबुक मुझसे पूछ रही है कि ये जो आपने शीट अपलोड की है यहाँ पर कस्टमर की वैल्यू है या नहीं है। तो वैल्यू हमारे पास अगर होगी, जैसे अगर मैं यहाँ इसको बता रहा हूँ कि हमजा ने 5,000 रुपये स्पेंड किए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा यस कस्टमर वैल्यूज इंक्लूडेड इन माई लिस्ट, और मैं यहाँ पे उस कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे वैल्यू वाला कॉलम ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप वैल्यू नहीं देना चाहते तो आप नो के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ जब आप वैल्यू दे रहे हैं तो फिर अब यहाँ पर आप एक अलग से कस्टमर की लिस्ट भी दे सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट के ऊपर लेट से 5,000 कस्टमर्स आके खाना खा के जा चुके हैं। उन 5,000 लोगों में से 100 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 30,000 से ऊपर का खाना खाया है, 30,000 से ऊपर की स्पेंडिंग की है, तो वो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं। तो उन लोगों का डाटा अब आप फेसबुक को दे रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग मेरे पास की है। तो उन लोगों की बेसिस के ऊपर आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं और फिर अपना ऐड उनको दिखाते हैं, ताकि आपके रेस्टोरेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आए कि जो मैक्सिमम स्पेंडिंग करें, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है वैल्यू का। या फिर आप उनको रिटारगेट करके और डिफरेंट ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, अप सेलिंग कर सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आप यस के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करें, तो अब ये इसने सारी मैपिंग कर ली कि आपने ईमेल दिया है जो कि सही है, अप्रूव्ड है, फर्स्ट नेम दिया है,
लास्ट नेम दिया है, सिटी दिया है, कंट्री दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, जेंडर, एज और कस्टमर की वैल्यू दी है। तो इसने इन सारी डिटेल्स को यहाँ पे मैप कर लिया, और अगर इसके अंदर कोई मसला होगा इन डिटेल्स के अंदर, तो ये आपको एक्शंस के ऊपर बता देगा कि भाई ये आपकी शीट के अंदर प्रॉब्लम है, इसको आप पहले रिजॉल्व करें, उसके बाद री अपलोड करें। ठीक है, तो अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम इसे नहीं थी, तो सिंपली मैंने इम्पोर्ट एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, तो अब ये इम्पोर्ट हो रहा है डाटा। अब ये यहाँ पर कस्टम ऑडियंस मेरी इम्पोर्ट हो गई कस्टमर लिस्ट के ऊपर, और अब ये पॉपुलेट कर रहा है। अब ये उन लोगों को ढूंढ रहा है फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो शीट के अंदर मौजूद हैं। तो जब ये ढूंढ लेगा तो यहाँ पर ये आपको जो ऑडियंस का साइज है वो बता देगा कि भाई इतने लोग, जैसे आपने 5,000 लोगों की एक लिस्ट दी है, उसमें से फेसबुक को 3,000 लोग ही मिल पाए सिर्फ फेसबुक के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब यहाँ पर आपको साइज बता देगा कि 3,000 लोग इस कस्टम ऑडियंस के अंदर मौजूद हैं। तो अब मैं इनको रिटारगेट कर सकता हूँ, इनको डिफरेंट ऑफर्स दे सकता हूँ, और वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। तो ये आपकी थी लिस्ट के ऊपर जब आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये वेबसाइट के ऊपर जो आपको कस्टम ऑडियंस यूज़ करनी है वो शायद मैंने नहीं बताई थी। बना तो आप बहुत सारी सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी, लेकिन जो आप इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली के अंदर जब आप एक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर रीटारगेटिंग के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो आप करेंगे ऐड टू कार्ट को, और यहाँ पर रिटेंशन पीरियड इसका रखेंगे 7 डेज का। ठीक है, अब यहाँ पर भी टेस्टिंग होती है, आप इसको 30 डेज के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं, 60 डेज के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं, 90 डेज के ऊपर भी टेस्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो 7 डेज की रिटेंशन पीरियड पे मिलते हैं। कि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर किसी ने आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया होगा आके, तो वो आप फिर उसको, उस ग्रुप को अलग कर सकते हैं और फिर उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो आप रीटारगेटिंग के लिए जब अपना ही कस्टम ऑडियंस बनाएंगे तो आप ऐड टू कार्ट की बनाएंगे। आप चेकआउट्स की भी बना सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है कि आप ऐड टू कार्ट की बनाएं। अगर आपको और थोड़ा अंदर जाना है तो आप जो है चेकआउट की अलग बना सकते हैं, उसके ऊपर अलग ऐड दिखा सकते हैं। अब जैसे ऐड टू कार्ट के ऊपर, जब ऐड टू कार्ट वालों को, उन लोगों को जब आप अपना ऐड दिखा रहे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, उनको आप एक अलग ऐड बना के दिखा सकते हैं, जिन्होंने चेकआउट किया उनको आप एक अलग ऐड बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने आपसे परचेज किया, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दो वजूहत हैं। सबसे पहले तो एक आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूं कि भाई मुझे ऐड टू कार्ट वालों को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है लेकिन परचेज नहीं की, तो यहाँ एक्सक्लूड कर दिया उन लोगों को कि जो परचेज कर चुके हैं। तो अब इस ग्रुप के अंदर वो लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया, तो अब मैं उनको रिटारगेट कर रहा हूँ एड्स के ऊपर। तो अब यहाँ पर अगर आप इनको एक्सक्लूड नहीं करते तो यहाँ एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी आपका रीटारगेटिंग का ऐड देखते हैं, और हो सकता है अगर वो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं या आपकी प्रोडक्ट उनको अच्छी लगी है तो वो आपके ऐड के नीचे कमेंट कर देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने इनसे बाई की थी और मुझे बड़ी पसंद आई, अच्छी लगी मुझे, या यूज़फुल थी मेरे लिए। तो वो आपको समझेंगे, फ्री के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आप एक फ़ायदा से ये ले सकते हैं, आपको हार्ट रिएक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है, लव रिएक्शंस आ रहे होते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, तो एक आउटलुक भी बनता है ऐड का, जो हमने जो इनिशियल सेशंस थे उसके अंदर डिस्कस किया था कि आपको जब आपका कोई ऐड फेसबुक यूज़र देख रहा है तो एक प्रूफ, सोशल प्रूफ भी होना चाहिए कि उसके ऊपर लाफ रिएक्ट्स तो नहीं है ज़्यादा, उसके ऊपर लव रिएक्ट ज़्यादा हैं, तो चलो एक अच्छा आउटलुक बनता है। कमेंट्स कैसे किए हैं लोगों ने उसके नीचे, अगर कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि जो एज अ रिव्यू आप काउंट करा सकते हैं तो वो वहाँ पर हैं, तो ये भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और आपको पता है कि आपकी कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, तो आप यहाँ एक्सक्लूड ना करें अपने उन लोगों को कि जो आपसे परचेज कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बुरे कमेंट्स आ जाएंगे मेरे नीचे, या जो है उसके ऊपर मेरी पोस्ट खराब हो सकती, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो अपने एक्चुअल बिजनेस के लिए जब आप काम कर रहे होंगे, कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, तो आप ऐड टू कार्ट की कस्टम ऑडियंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आपके पास होना चाहिए उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए। साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा एड्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप ऐड टू कार्ट का, चले मैं बना देता हूँ, ऐड टू कार्ट लास्ट 7 डेज। ठीक है, लास्ट 7 डेज के ऊपर ऐड टू कार्ट, और ये मेरा पिक्सल है वेबसाइट का। अब ये जो कस्टम ऑडियंस मैंने बनाई है, ये ऐड टू कार्ट वो लोग हैं कि जिन्होंने किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है,
इसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। अगर यहाँ मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बनाऊंगा तो वो मैंने बताया था किस तरीके से हम स्पेसिफाइड जाकर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट के लिए कस्टम ऑडियंस बना दे। तो यहाँ पर मैंने ऑल 7 डेज की कस्टम ऑडियंस बनाई है आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर। तो अभी 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं कि जो या तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या उनके पास इतनी प्रोडक्ट्स नहीं है, एक आध दो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो। तो उसके लिए आप किसी एक प्रोडक्ट का मत बनाइएगा, यहाँ पर ओवरऑल ऐड टू कार्ट बनाइएगा अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर, और फिर उनको आप रिटारगेट कीजिएगा। वो सब कैसे करते हैं, एड्स कैसे बनाने, रिटारगेटिंग के, ये सारी चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कस्टम ऑडियंस समझा रहा हूँ। उसके बाद आपकी ऐप के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, अब जैसे यहाँ पर आपकी सोर्स जो है आपकी ऐप सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। एनी वन हु ओपन द ऐप, जिसने आपकी ऐप खोली है वो लोग अलग हो जाएं, या आपकी ऐप के ऊपर जो एक्टिव यूजर्स हैं वो अलग हो जाएं, या आपकी ऐप के ऊपर जिसकी स्पेंडिंग ज़्यादा है वो अलग हो जाए। तो आप इसकी भी अलग से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उनको रिटारगेट कर सकते हैं, अपसेल कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं, डिफरेंट ऑफर्स भेज सकते हैं। तो ये आप ऐप के लिए करेंगे। यहाँ पर सोर्स में अपनी ऐप सेलेक्ट करके यहाँ पे इवेंट आपके पास ये 3 अवेलेबल है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये आ गई आपकी ऑफलाइन एक्टिविटी। अब जब आप ऑफलाइन एक्टिविटी के ऊपर कस्टम ऑडियंस बनाएंगे तो सोर्स के अंदर आप अपना पिक्सल सेलेक्ट नहीं करेंगे। सोर्स के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे अपना ऑफलाइन इवेंट, जो हमने अभी कुछ सेशंस पहले सीखा था कि ऑफलाइन इवेंट आप किस तरीके से अपलोड करते हैं अपने स्टोर के। तो ये आप यहाँ पे सोर्स के अंदर ऑफलाइन इवेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या अगर आप यहाँ पर परचेज सेलेक्ट ना भी करें तो अगर यहाँ पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन है और यहाँ पर इवेंट्स के अंदर आपने परचेज डाला हुआ है तो वो फिर एक ही बात हो जाएगी, वरना आप यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस सोर्स के अंदर डाटा ये कहाँ से उठाएगा, आपके ऑफलाइन शीट से जो आप उसको अपलोड कर रहे थे ऑफलाइन इवेंट्स। अब वहां पर जैसे आपने 100 लोगों के डाटा जो है अपलोड कर दिया 100 लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग आएंगे वो उस शीट से आएंगे जो आपने अपलोड की थी, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। यहाँ पे वही आप जो अपने डेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ अपना नेमिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियंस की। ऑफलाइन एक्टिविटी हो गई। अच्छा, ये ऑफलाइन एक्टिविटी वो हैं कि जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दिया, ऑन कॉल ऑर्डर कर दिया, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जिनका लेना देना नहीं है, कोई आपका ऐड देखकर आपको बाहर से ही ऑर्डर कर रहा है, जिसको पिक्सल आपका नोट नहीं कर पा रहा या ट्रैक नहीं कर पा रहा, वो एक्टिविटी ये ऑफलाइन एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट जिसको पिक्सल ट्रैक नहीं कर रहा वो आप ऑफलाइन एक्टिविटी के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी कैटलॉग आ गई। आप कैटलॉग की बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं, जैसे हमने बनाई थी वो कॉमर्स कैटलॉग। अब यहाँ पर आपका या तो आप ऑल प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, वरना फिर आप सेट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने एक सेट बना लिया था जिसके अंदर ऑल प्रोडक्ट्स थी, तमाम प्रोडक्ट्स थी इस कैटलॉग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं कि वो लोग के जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट सेट में से प्रोडक्ट को व्यू किया है, देखा है, या फिर आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, या फिर आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। तो यहाँ पर भी आप इसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं अपनी कैटलॉग की बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप इसको पीरियड दे सकते हैं, रिटेंशन पीरियड दे सकते हैं। तो ये आप अपनी कैटलॉग की बेसिस के ऊपर बना लेंगे। तो ये थी सोर्सेस जो कि आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं फेसबुक को